3 डब्बे वाला। मैं लाहौर में सऊदी अरब के तालीमी अताशी के सामने बैठा था। मेरे कागजात और जदा यूनिवर्सिटी का वीज़ा इसके हाथ में था। वो काफ़ी देर तक कागजात को देखता रहा, फिर बोला, लेकिन मैं इस वीज़े को नहीं मानता। मैंने पूछा वजह? उसने कहा, तालीम तो ठीक है मगर तुम्हारा तजर्बा इंडस्ट्री का है, तदरीस का तजर्बा तो सिफर है। जिसको पढ़ाने का कोई तजर्बा ही ना हो वो क्या पढ़ाएगा। मैंने कहा, सर लेकिन जदा में रईस अलक़िस्म ने मेरा टेस्ट और पढ़ाई का तरीका देखकर मेरी सिफारिश की, फिर मेरा डैन से इंटरव्यू हुआ, इसके बाद ये वीज़ा दिया गया है। इसके होंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। बोला, ज़रूरी नहीं कि अगर उन्होंने गलती की हो तो मैं भी गलती करूं। मैंने कहा, सर ये वीज़ा वाइस चांसलर ने जारी किया है जिसकी पोस्ट वज़ीर के बराबर होती है। वो फिर मुस्कुराया और बोला, और मुझको ऐसे 15 वज़ीरों के कामों को चेक करने के लिए बिठाया गया है। अगर आप चाहें तो मैं आपके कागजात पर लिख कर दे सकता हूं कि आपको वीज़ा नहीं दिया जा सकता। मैंने इससे मज़ीद हुज्जत की तो उसने कहा, जब तक मैं इस सीट पर हूं देखता हूं तुमको वीज़ा कौन देता है। मेरे जहन में अपनी पुरानी कंपनी के मिस्टर फ्रेडरिक के अल्फाज गूंजे। मिस्टर रिजवान, तुम नौकरी छोड़कर बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने इन लोगों के साथ 20 साल काम किया है, इनका हर वदा गलत होता है। और मैंने गुस्सा में जवाब दिया था, ये लोग हमारे लिए बड़े मुक़द्दस हैं, तुम इनकी तौहीन कर रहे हो। उसने कागजात पर दस्तखत करते हुए कहा था, एक वक्त आएगा तुम मेरे अल्फाज को याद करोगे। शायद वो वक्त आ गया था। फिर इसके बाद मैंने 2 और चक्कर लगाए हवाई जहाज से, और हर बार अताशी का वही जवाब था कि जब तक मैं इस सीट पर हूं देखता हूं तुमको वीज़ा कौन देता है। मेरे लिए ये बड़ा सख्त वक्त था, ना खुदा ही मिला ना वसाल सनम। 2 महीने बेरोजगारी के हो चुके थे। मैं सख्त टेंशन में बैठा था कि बैल बजी दरवाजे पर 3 डब्बे वाला था। कोई 70 साल का होगा, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, मेला कुचैला, पैबंद लगे कपड़े, पसीने में नहाया हुआ। कहने लगा, साहिब 10 साल हो गए हैं उन गलियों में चक्कर लगाते, आज पहली बार किसी के घर की बैल बिजाई है। मैंने हैरत से कहा, हाँ बोलो। कहने लगा, यहाँ नहीं वहाँ नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर आराम से बात करनी है। मैं तजब्जुब के आलम में इसके साथ चल पड़ा। कहने लगा, साहिब मेरी इकलौती बच्ची की शादी होने वाली है, शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया है, मगर मेरे पास 1 पैसा नहीं है। आजकल काम भी बहुत मंदा है, कई लोगों से उधार मांगा, सब ने इनकार कर दिया। कल रात बहुत देर तक मस्जिद में रोया और दुआ मांगी तो रात में ख्वाब में आपकी गिल्ली और घर नजर आया, और आवाज़ आई, उनसे जाकर मांग ले, इसलिए सिर्फ आपका दरवाज़ा खटखाया है। मुझे इसकी कहानी पर यकीन नहीं आया और हंसी भी आई कि लोग कैसी कैसी 400 बैसी करने लगे हैं। मैंने अज़रा मजाक पूछा, कितने पैसे की ज़रूरत है? बोला, साहिब सादगी से रुखसती करनी है। जेवर तो मैं अपने बीवी का चढ़ा दूंगा, मगर 5-6 जोड़े और शादी का खाना तो करना होगा, कोई 30,000 का खर्चा होगा। मैंने सोचा 50,000 तो आजकल सिर्फ दुल्हन के ब्यूटी पार्लर में ही खर्च हो जाते हैं। ये रकम मेरे लिए बहुत मामूली थी अगर मैं बाहर काम कर रहा होता, मगर अब इस बेरोजगारी में ये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मैं खामोश सा हो गया। वो बोला, साहब आप मेरे साथ मेरे घर चली और मेरे महल्ले वालों से पूछ लें, ये झूठी कहानी नहीं है। मैं गरीब ज़रूर हूं मगर ईमानदार हूं, किस्तों में आपकी रकम लूटा दूंगा। इसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर बेचारगी और लजाजत। वो फिर बोला, मैं कभी बैल ना बजाता अगर ये ख्वाब ना देखता। मैं अजीब शशोपंज में था। फिर मुझे याद आया, कहीं पड़ा था कि जब तंगी हो तो खुदा से तिजारत किया करो, वो कभी ना उम्मीद नहीं करता। 30,000 देने का मतलब ये था कि अब वापसी की कोई उम्मीद नहीं। खैर मैं गया और 30,000 लाकर उसके हाथ पे रख दिए। उसने मेरे हाथ चूम ली और रोने लगा। कोई 15 दिन बाद फिर उसने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने गुस्सा से पूछा, अब क्या मसला है? क्या फिर कोई ख्वाब देखा है? बोला, हाँ, मगर आपको कैसे पता चला? मैंने झिंझुलाकर कहा, जाहिर है पहले ख्वाब देखा था तो बैल बिजाई, अब फिर ख्वाब देखा होगा जो बैल बिजाई है। जल्दी बताओ, मुझे बहुत काम है। कहने लगा, साहिब कल इशा की नमाज पढ़कर बड़ी दुआ की कि मौला कर्ज तो दिला दिया है, अब अदायगी में भी मदद कर दे, और सो गया तो फिर आपका घर नजर आया। आवाज़ आई कि तेरा कर्ज अदा कर दिया गया है, जाकर बता दे कि इसका भी काम कर दिया गया। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। मैंने कहा, ठीक है जाओ, मैंने तुमसे कौन सा कर्ज वसूल करना था?
لیکن کمرہ میں آ کر میں کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر والدہ سے مشورہ کیا تو وہ بولی تم کل ہی لاہور جاؤ، ہو سکتا قدرت کوئی راستہ نکالے۔ میں نے تنک کر کہا 3 بار تو جا چکا ہوں، وہ تو بس ایک ہی بات کہتا ہے، جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ اب تو اس کو میرا چارہ بھی زبانی یاد ہو گیا ہوگا۔ والدہ نے کہا میں پیسے دیتی ہوں، تم اللہ کا نام لے کر جاؤ تو صحیح، کچھ لوگ خدا کے بہت قریب ہوتے ہیں، یہ بات عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ خیر میں اگلے دن لاہور پہنچا، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے عطاشی کے کمرہ میں داخل ہوا، دیکھا کرسی پر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا۔ میں نے کہا یہاں تو ایک اور صاحب ہوتے تھے، بولا ہاں ان کو 1 ہفتہ ہوا واپس وزارت خارجہ میں بلا لیا گیا ہے اور میں نے چارج سنبھال لیا ہے۔ میں نے کاغذات اس کو دیے، وہ بولا اب بہت لیٹ آئے، اب تو یونیورسٹی کھلنے میں چند دن رہ گئے ہیں۔ پھر اس نے سیکریٹری کو بلایا، کہا کہ پرسوں سے یونیورسٹی شروع ہو رہی ہے، یہ پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، فوراً ٹکٹ بناؤ، پاسپورٹ پر ویزا لگاؤ اور سالانہ ایس رینٹ 1 ماہ کی سیلری کا چیک بنا کر لے آؤ، اور سنو چائے بھجوا دینا۔ میں ایک لمحہ کے لیے گم سا ہو گیا، قدرت اس طرح بھی مہرباں ہو سکتی ہے۔ پرانے عطاشی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، اوپر والے نے اس مغرور شخص کی کرسی چھین لی تھی، کیا صرف میرا کام کروانے کے لیے۔ پھر موسم پر میں نے گفتگو شروع کی، بتایا کہ بہت موسلادھار بارش ہو رہی تھی، بڑی مشکل ہوئی آنے میں، تو اس نے بڑی شائستہ اردو میں جواب دیا کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، ہم تو ایسے موسم کو ترستے ہیں۔ مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، اس کی اردو سن کر، میرا حیران چہرہ دیکھ کر وہ ہنسا، بولا میں نے یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے، پاکستانی ایک ذہین، محنتی اور بڑی مہمان نواز قوم ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، خاص طور پر استادوں سے۔ چائے ختم ہو گئی تھی، پاسپورٹ، ٹکٹ اور چیک میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے 3 ڈبے والے کے خواب کے الفاظ یاد آئے کہ تمہارا قرض ادا کر دیا گیا ہے، لیکن ایسی ادائیگی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔